Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel, that is Math With. As we have covered in the last chapter, last video, the same chapter, now we are continuing this chapter with our next method to finding the solution, number of solutions with the help of rank method. जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम लोगों ने x और इक्वल टू बी, जहाँ पर ए हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, एक्स जो था हमारा कॉलम वेक्टर्स था, वेक्टर भी बोल सकते हैं, कॉलम वेरिएबल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और बी जो था हमारा वैल्यू मैट्रिक्स था। ये तीनों के बारे में हम लोग जानते थे, है ना। मैं इसको भी लिख के बता देता हूँ कि ये ए एक्स बी क्या था, वेयर ए, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको करके बताया था कि इसे क्या मानते हैं, क्या लेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली खाली से लिख दे रहा हूँ A11 A12 डॉट 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 A1n, ऐसे करते करते A21 A22, ठीक है, ये था वहाँ पे। उसके बाद B जो था वो राइट हैंड साइड पे था, लाइक B1 B2 डॉट 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 Bn, ठीक है। एंड x was what, x is equal to x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रैंक मेथड का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर जो a और b आपका मैट्रिक्स है, a तो स्क्वायर मैट्रिक्स है और b एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। जब इन दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो एक नए मैट्रिक्स का निर्माण होता है, एक फॉर्मेशन होता है मैट्रिक्स का, जिसको हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अच्छा, अब क्या होता है उसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ। देखिए, दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वैसे ऑगमेंटेड का मतलब होता है स्प्रेड करना, प्रसार करना, ठीक है। कैसे प्रसार करना वो भी देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए हम इसे लिखेंगे ऐसे। पहले हम ये बनाएंगे छोटा सा ये ब्रैकेट, इसके अंदर हमारा ए मैट्रिक्स आ गया, और डॉट 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 ऐसे डॉट 4 या 3 जिस ऐसे बनाना है आपको, मतलब 4 या 3 कितने भी डॉट बनाने हैं, और इधर लिख देना है बी, और फिर से ब्रैकेट को बंद कर देना। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, ए, और ये डॉट 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 लाइन है, इसको ऑगमेंटेशन या ऑगमेंटेड बी, ए ऑगमेंटेड बी पढ़ा जाता है, ठीक है। दिस इज रेड एज और ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है। एंड डिफाइंड एज, इसे कैसे लिखा जाता है, देखिए सिंपली आप इसे ऐसे लिखिए, इक्वल टू, जैसे आप ए मैट्रिक्स लिख रहे थे, ए के सारे एलिमेंट वैसे लिख दीजिए, A11 A12 डॉट 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 An 1n है, A21 A22 डॉट 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 A2n, इधर डॉट 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 पढ़ाया मैंने AN1, ठीक है, ये NN हो गया। अब यहाँ पे बीच में ऐसे लाइनिंग कर दीजिए, जैसे वहाँ पे छोटी लाइनिंग की है, छोटा सा लिखा है मैट्रिक्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देंगे, पहली लाइन के आगे B1, दूसरे सामने B2, ऐसे करते करते Bn, ठीक है। अब करना क्या है, ये तो मैंने लिख लिया, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके बाद जो हमें ऑपरेशन लगाना है, तो जैसे हम लोग इक्लोन फॉर्म बनाते थे, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी जगह ज़ीरो बनाने की कोशिश करते थे नीचे की तरफ। प्रिंसिपल डायगोनल से मेरा क्या कहने का मतलब है, प्रिंसिपल डायगोनल इसे बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा बन गया अजीब से, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे नीचे जितने भी ये वाले एलिमेंट हैं, ये जो पूरे एलिमेंट हैं, इनको हम लोग ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसकी मदद से, वही अपना रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। तो वो मैं लिख लेता हूँ आपको यहाँ से कि यहाँ पे आपको करना क्या है ना। चलिए देखते हैं। हेयर वी अप्लाई द रो ट्रांसफॉर्मेशन to make
A augmented B matrix in echelon form. ठीक है, एंड वी विल हैव, अच्छा जब आपने लगा दिया तो A रिड्यूस होकर के A1 बन जाएगा, है ना, A क्या होगा, A इक्विवेलेंट टू A1 हो जाएगा, एंड B इक्विवेलेंट हो जाएगा B1 के, हो जाएगा ना, ठीक। अब क्या करना है, जब ये इक्विवेलेंट हो जाएगा उसके बाद की कंडीशन क्या है समझते हैं। देखिए उसके बाद की कंडीशन में अगर हमारे पास, देखिए इसके बाद 3 कंडीशन बनती है। इफ, ये पहली कंडीशन है, इफ जो रैंक ए होगा हमारा, रैंक ऑफ ए जो होगा, रैंक पूरा आप RAN के रैंक लिख दीजिए या फिर रो को बना दीजिए, रो का मतलब ये होगा रैंक ऑफ ए, ठीक है, उसको क्या पढ़ेंगे, रैंक ऑफ ए, सिंपल जो रैंक ऑफ ए जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक अगर आ जाता है इक्वल टू रैंक ऑफ पूरा का पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, आप देखेंगे ओवरऑल उसके इक्वल आ जाए और वो भी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाए, मतलब जैसे x1 x2 करके यहाँ पे n अननोन थे, अब भाई क्वेश्चन में हो सकता है 3 हो, 4 हो, 2 हो, जो भी है, अगर ये रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स आ जाएगा, तो उस समय पे हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा जो x की सिंपल वैल्यूज आया करती हैं वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ जाए, नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स अगर आ जाए तो क्या करने वाले हैं, समझिएगा मेरी बात को, जब भी हम लोग के रैंक दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो इसमें यूनिक और इनफाइनाइट सोल्यूशन ही बनता है अकॉर्डिंग टू कि वो नंबर ऑफ सोल्यूशन अननोन्स के बराबर है और नंबर ऑफ अननोन्स से लेस कम है। नंबर ऑफ अननोन्स अगर ज़्यादा है हमारे पास और इक्वेशन हमारे पास कम है तो सीधी सी बात है किसी एक को मानना पड़ेगा, और जब उसे मानोगे तो आप कितने तरीके से भी मान सकते हो, तो कितने मतलब इनफाइनाइट तरीके से, तो इन दिस केस वी विल हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट, ओके, यहाँ पे कितने आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो एक ही चीज़ बचा, क्या, कि इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, सिंपल, इसमें इतना ही देखना होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमारे नो सॉल्यूशन आएगा, दिस मीन्स व्हाट, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, और आपको पता है कि जब नो सॉल्यूशन होता है तो नो सॉल्यूशन को ही हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और जो हमारे पहले और दूसरे जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये वाला फर्स्ट और ये दोनों सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, तो इनको कंसिस्टेंट बोला जाता है, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को, कंसिस्टेंट, कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो जो सॉल्यूशन देगा जो कि यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन देते हैं तो वो दोनों के दोनों कंसिस्टेंट कहलाएंगे, एंड दैट कंडीशन विच विल नॉट गिव यू द सॉल्यूशन मीन्स नो सॉल्यूशन इज देयर, दैट विल गिव यू द प्रॉपर्टी ऑफ इनकंसिस्टेंसी, मीन्स इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेट अस हैव अ क्वेश्चन टू कवर इट, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, वी हैव टू शो ओवर हियर द सोल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, मीन्स कि इसमें नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन का हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म पहले लिख लिया करते हैं,
ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशंस आर, देखिए स्टूडेंट्स लिख लिया मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स XYZ और 2 5 9, इनको मैंने A X और B मान लिया। अब आप यहाँ पे वेयर करके लिख लीजिएगा कि वेयर जहाँ पर A क्या है आपका, A आपका ये है, ठीक है, याद रखिएगा। B X क्या आपका A है और B क्या है आपका ये, वेयर क्या क्या आप लिख लीजिएगा A इज इक्वल टू समथिंग, पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो अब यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दे रहा हूँ, वैसे A और B को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए ना, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या करना है हमें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में लिखना है। द ऑगमेंटेड, जैसे मैंने कंसेप्ट में बताया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा, A ऑगमेंटेड B इक्वल टू, जो आपका A कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना था उसको आप लिख लीजिए, मतलब एक जो भी लेफ्ट में था 1 2 3 2 3 4 एंड 4 5 6, ठीक, और साथ में यहाँ पे ऑगमेंटेड का साइन, ठीक है, और राइट हैंड साइड में 2 5 और 9 था, ठीक है ना। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब इसे हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो अगर रिड्यूस करने की बात आए तो आप ज़रा यहाँ देखिए, इसका डबल अगर हम यहाँ पे माइनस करें और इसका ट्रिपल यहाँ पे माइनस करें, तभी यहाँ पे 0 बन सकता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो मैं लिखने वाला हूँ, जो प्रोसेस अपनाने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ, R2 की प्लेस पर R2 माइनस 2R1 और R3 की प्लेस पर R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो हमारा ये जो ऊपर का मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड, ये रिड्यूस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R1 रो में तो कोई चेंजमेंट नहीं है, बाकी R2 रो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 था, 2 का डबल 4, 3 में से माइनस करेंगे -1 आएगा, एंड 2 का ट्रिपल 6, -6 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 3 -2, ऐसे यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ, 3 -2 एंड -4, ठीक है, क्योंकि 4 3 से 12 और 12 ट्रिपल करेंगे ना, 4 3 से 12, तो यहाँ पे तो 8 बचना चाहिए। एक सेकेंड, ये वाली रो गड़बड़ हो गई, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 2 ज़ा 6 -2 और 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, तो ये -4 बचाएगा यहाँ पे। इसी तरह जो हमारा B1 B2 B3 वाला है पोर्शन, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो R1 तो 2 ही रहेगा, 2 का डबल 4 हो गया, 5 में से 4 गया बचा 1, और 2 का ट्रिपल 6 हो गया, 9 में से 6 गया बचा 3, ठीक। अभी और आगे बढ़ना है, अब यहाँ पे 0 बनाना है, कहाँ पर, इसको छोड़ करके यहाँ पे, तो इसका डबल माइनस कर दें, माइनस करने से -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने देखिए ऑपरेशन क्या लगेगा, उसका डबल अगर माइनस कर देंगे तो वहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, पहली रो में तो कोई चेंजमेंट नहीं है, पहली कॉलम जो 1 0 0 तो वही रहेगी, 2 यहाँ पे रहेगा। अच्छा देखिए मैं दिखा दूँगा आपको, ये तो 2 है, अब इस -1 का डबल आप करोगे, इस वाले -1 का डबल करके आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, और इस -2 का भी डबल करोगे तो भी यहाँ 0 हो जाएगा, इसका डबल यहाँ करोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो मैं तीनों चीज़ें लिख लेता हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं। तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, और हेयर इट विल बी 3 -2, ये भी 0, ऑगमेंटेशन 2 1 1। अब देखिए ये से ज़्यादा तो रिड्यूस हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मेन प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की तरफ के सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म बन चुका है। चलिए देखते हैं अब क्या बात करनी है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे बात ये करनी है, विद द हेल्प ऑफ अबव इंफॉर्मेशन हेयर, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक तो हमारा मैट्रिक्स ए था ना, रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है 2, नॉन जीरो रोज कितनी है 1 और 2, ठीक है 2 ही हैं, तो रैंक ऑफ ए आ गया 2। बट अगर आप पूरी की पूरी रैंक देखो पूरा, और ए ऑगमेंटेड बी की आप रैंक देखो, तो पूरे अगर
आप पूरे की बात करने वाले हो, इस पूरे मैट्रिक्स की, तो आप खुद देख सकते हो ना पहली रो पूरी जीरो है, ना दूसरी रो पूरी जीरो है, ना तीसरी रो। तो इसका तो 3 आ गया, रैंक कितना 3 आ गया, जो कि इक्वल नहीं है। अब जब इक्वल नहीं है तो सीधा सीधा आपका आंसर है क्या, बिकॉज रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। सो क्या लिखना चाहिए, सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर रैंक नहीं आती है, सेम इक्वल नहीं आती, तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। मोर ओवर यू कैन से दैट इट हैज़ नो सोल्यूशन। ओके, आप इसको नो सोल्यूशन भी बोल सकते हो, या ये क्वेश्चन नो सोल्यूशन करके प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। ओके, गॉट इट ना। चलिए अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं इसके रैंक मेथड के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वी गोना सॉल्व दिस। ओके, करना क्या है, कह रहे हैं कि इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है लैम्डा की किन वैल्यू की वजह से ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, या फिर क्योंकि इसने बोला सिर्फ हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन देगा या फिर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। नो सॉल्यूशन की बात नहीं करनी है क्योंकि हैव अ सॉल्यूशन बोला है। लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा ये भी देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है वो तो हमारा पूरा निकल जाता है, बट जो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है वो भी कैसे निकालना है हम लोग, ये वो चीज़ भी यहाँ पे सीख लेंगे। सो बी केयरफुल वाइल हैविंग दिस व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो चलिए करते हैं, पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म हमेशा लिखते हैं, ठीक है, फिर ऑगमेंटेशन करेंगे। चलिए करते हैं, तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने मन से भी करने की कोशिश कीजिए, देखिए मैच करता है या नहीं। तो देखिए मैं मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में आपका ए तो यही होता है, जो एक्स के कोफिशिएंट पहले लिख लीजिए कॉलम में 1 1 और 1, वाई के लिख लीजिए 1 2 और 4, और जेड के लिख लीजिए, जेड के क्या है 1 4 और 10, ठीक है, ये हमारा ए बन गया। अब इधर ले लीजिए एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा आपका 1 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, जिसको आप कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है, जैसे इसे ए दे दीजिए, इसे कैपिटल एक्स दे दीजिए, और इक्वल टू में क्या चल रहा है बी चल रहा है, ठीक है। चलिए अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया जाए, चलिए इसे बना लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्या बनने वाला है 1 1 1, ठीक है, 1 2 4 और 1 4 10, ठीक, और ये आपका ऑगमेंटेशन हो गया 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बोला नहीं था रैंक मेथड से करिए किससे करिए, तो रैंक मेथड तो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, बहुत ही कम लिखना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अदर जो है हमारे मेथड्स हैं। तो ये करना ज़्यादा मुझे मज़ा आती है, आपको भी मज़ा आने लगेगी, आप करते रहिए। इक्विलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम ऑपरेशन लगाते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, सिंपली देखिए, इस 1 को यहाँ से अगर हम माइनस करें तो भी 0 हो जाएगा, और इस 1 को यहाँ पे भी माइनस करें तो भी 0 हो जाएगा। सो वी हैव दी ऑपरेशन दैट इज R2 in place of R2 minus R1, and in place of R3 minus R1, okay, now use this operation। तो ये क्या बनने वाला है, ये तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, देखिए तो 1 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 और यहाँ पर 9 हो जाएगा, ओके। ऑगमेंटेशन लगा दिया मैंने 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इतना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका ट्रिपल टाइम आप माइनस करेंगे तो आप क्या लिखेंगे R3 की प्लेस पर R3 माइनस 3R2, ठीक है। आप इसे ट्रिपल टाइम करिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक।
और यहाँ पे भी आपका ट्रिपल टाइम आपको करना है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रिपल टाइम आप करोगे तो 3 लैम्डा माइनस 3 ये आप ले जा करके माइनस करने वाले हो। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो बन गया। अब लैम्डा वाला भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये ऑगमेंटेशन हो गया 1 लैम्डा माइनस 1, और जब आप इसका 3 टाइम्स नीचे वाले से माइनस करोगे तो देखिए क्या होने वाला है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, देख लीजिए करके आप रफ में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर वाले का 3 टाइम्स आपको माइनस करना है। तो कर लीजिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 3, तो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये बन रहा है यहाँ पर इस प्लेस पर। चलिए इस प्लेस पर बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 कर दीजिए बंद। अभी जो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 है, इसको क्या करते हैं, देखिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है हम लोग को। देखिए, अच्छा यहाँ पे ना करके हम लोग अगली लाइन में करेंगे। चलिए ठीक, अब सुनिए मेरी बात को। सबसे पहली बात यह है कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए तो जो ये हमारा जो मैट्रिक्स है हमारा कोफिशिएंट वाला, यानी मैट्रिक्स ए, इसकी जितनी भी रैंक आएगी जो कि देखने में 2 लग रही है, उतनी ही रैंक हमारे पूरे की होनी चाहिए, है ना, उतनी ही रैंक हमारी पूरे की होनी चाहिए। तो इतने की जब 2 दिख रही है आपको, तो इतने की भी 2 होनी चाहिए, तभी कोई सॉल्यूशन होगा। यानी अगर आप 2 बनाना चाहते हैं तो आपको, ये तो नॉन जीरो है ही क्योंकि ये ए में भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है क्योंकि ये ए में नॉन जीरो है, यानी थर्ड वाला ये जो पूरा ज़ीरो बनाना है, तो आपको इस एलिमेंट को भी ज़ीरो बनाना चाहिए। इट मीन्स कि आपको लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 को ज़ीरो लेना पड़ेगा, तभी दोनों की दोनों रैंक सेम आएगी। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए, फॉर अ सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड ए टू पी। ये सेम होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब लास्ट का जो एलिमेंट है, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन कब पॉसिबल होगा, ओनली व्हेन लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसे जैसे ही सॉल्व करोगे, ये आपका द्विघात यानी क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपकी 1 और 2 आने वाली है। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो मिल गया। कब मिलेगा सॉल्यूशन, जब लैम्डा की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू 2 होगी। ये तो पता चल गया कि लैम्डा की किस वैल्यू पे होगी। तो लैम्डा की पहला आपका सॉल्यूशन यानी पहला आपका आंसर आ चुका है, जो कि आपके सामने है। ठीक है, अब दोनों पे हमें कम्प्लीटली सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग एक बारी लैम्डा इक्वल टू 1 रख लेते हैं और एक बारी लैम्डा इक्वल टू 2 रख देते हैं। चलिए लैम्डा इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। देखिए, पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 1, चलिए पुट करते हैं। जब आप पुट करेंगे तो होगा क्या, ए ऑगमेंटेड बी क्या बनेगा जा करके, देखिए ये इक्विवेलेंट चल रहा था ना स्टार्टिंग से ही। तो देखिए जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ मैंने 1 रख दिया, तो ये तो 1 0 0 था ही। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, बीच में थोड़ी वॉइस आ जाती है, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ पार्डन। लेट अस हैव ऑन द वे वेयर वी वर। चलिए करते हैं। सो ये 1 0 0 हो गया, 1 1 0 हो गया, और यहाँ पे भी 1 3 0 पहले से था। अब इसके बाद अगर आप लैम्डा की वैल्यू रखोगे, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे तो 1 था और ये सेकंड प्लेस थी वो लैम्डा माइनस 1 थी, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, और इसमें आप इसका फैक्टर रख रहे हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब अगर आप देखें, ठीक है, तो आपको ये तो बन चुका है ना, सही से देखें अगर आप, तो आपको क्या मिल चुका है, मैं दिखाता हूँ। ये आपका ए डैश मिल चुका है, या A1 बोल लीजिए, जैसा कि हम लोग नेम लेते हैं।
ये आपका b1 बन चुका है ना। तो जैसे हम लोगों ने कैपिटल A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी लिखा था, वैसे ही हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, नाउ a1 x इज इक्वल टू b1, क्योंकि भाई रेड्यूस होने के बाद तो ये बनता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू सब रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए a1 क्या मिला हमें, 1 0 0 1 1 0 एंड 1 3 0 x y z एंड हेयर इट इज़ 1 0 0। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये पहली रो पहले कॉलम में गया है ना, ये एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो होगा क्या, सिंपली इक्वेशन क्या बन रही है, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 एंड एट लास्ट 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, तो होगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो वो तो पूरा 0 हो जाने वाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है बट अननोन हमारे पास 3 है ना। तो आपको कुछ तो मानना पड़ेगा, चाहे आप x को मान लीजिए, चाहे y को मान लीजिए, चाहे z को मान लीजिए। वैसे सबसे लास्ट को ही मान लीजिए, z इज इक्वल टू k मान लेते हैं हम लोग। चलिए लेट z इज इक्वल टू k, ठीक है, k मान लिया मैंने। तो k जब आप मान लेंगे तो देन सॉल्विंग, आप सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलने वाली है, और वो क्या मिलेगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू पुट कर लीजिएगा z की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपको मिल रही है, मेरे पे सॉल्व करके लिख देता हूँ आपके लिए। x की वैल्यू आपको मिली है 1 + 2 के, एंड y की वैल्यू आपको मिल रही है -3 के। अब भाई दूसरा इक्वेशन तो सिंपल था ना, y + 3z इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -3z यानी -3k, तो आपका आंसर आ गया x y और z। देखिए यहाँ पे तीनों में k वेरिएबल है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन तो दे ही रहा है, ठीक है। अब क्या करिए, अगेन पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू कितना था, दूसरा था 2 आई थिंक, अगेन पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2, फिर वैसे ही रख दीजिए। तो आप फिर से वैसे रखेंगे तो क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में रखने के बाद क्या बनने वाला है, आप ऐसे रखने वाले हैं, a ऑगमेंटेड b इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 1 1 0 1 3 0 ऑगमेंटेशन 2, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा, और ये तो प्लस 0 होगी, ठीक है। अब इसको हम लोग वही a1 b1 करके माने, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे भी a1x इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख दीजिए जो रिड्यूस होकर के आई हैं, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ, दिस विल बी 1 0 0 एंड दिस विल बी 1 1 0 एंड दिस विल बी 1 3 0 एंड एक्स वाई जेड तो हमें लिखना ही है, जैसे हम लिखते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 1 0, ठीक है। अब क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व करके आप इक्वेशन लिख लीजिए। अब जैसे सॉल्व करोगे लेफ्ट साइड, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक ये मिल गई, और दूसरी क्या मिली, y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 मिल गई। अब यहाँ पे भी देखिए दो इक्वेशन है बट 3 अननोन है, 3 अननोन कौन, x y z। तो ऐसे केस में हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, तो आपको कुछ मानना पड़ जाता है। तो अब क्या करिए, कुछ मान लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए लेट z इज इक्वल टू, अभी वहाँ पे k माना था, यहाँ पे l मान लीजिए, ठीक है। सो अब आफ्टर सॉल्विंग आपको क्या मिल जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग क्या मिलने वाला है, अब वैल्यू जब रखोगे तो y और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, एंड दैट विल बी व्हाट, x की प्लेस पर आ जाएगा आपका 2l, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और y की प्लेस पर आ जाएगा आपका 1 - 3l। सो दिस इज अवर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ठीक है, इन दोनों कुछ आंसर्स को एक साथ लिख लेंगे और एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। हमेशा बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, क्योंकि टीचर का फोकस वहीं पे रहता है, वो पहले आंसर चेक करता है, फिर आपका बीच में अगर कहीं गलती भी हो बट आपको आंसर सही से याद हो, so you can just write the answer, whether you are having any trouble while dealing with that solution, and the teacher will check your answer and give you the full marks.
लेकिन अगर आंसर गलत है तो फिर हो सकता है दिक्कत हो, तो फिर वो स्टार्टिंग से चला जाएगा, चेक करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट और ख़त्म हुआ। चलिए एक और तरीका सीखते हैं जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। पहले ये अपने क्लास 12th में हुआ करता था, बट ये आपका ग्रेजुएशन में भी था, तो क्लास 12 से हटा दिया गया है। दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव टू लर्न इट ओवर हेयर इन योर सेकेंड सेमेस्टर। चलिए पढ़ते हैं इसको, चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहली बात तो जो हमारा क्रैमर्स रूल है, इट इज़ ओनली अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल होता है अपना, मतलब किस में हम लोग लगा सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए होता है। केवल वहाँ ये यूज़ होगा जहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो वो ज़ीरो ना हो, तभी हमारा लगेगा। एप्लीकेबल ऑन नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यही होगी, ठीक। अब कैसे करते हैं इसको, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनिए। अब अगर हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपने कर लिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिख लिया है, तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें निकाल लेंगे पहले ही। क्या क्या निकालेंगे पहले ही? सबसे पहले आप निकालेंगे जो आपका ए मैट्रिक्स होगा उसका आप निकालोगे डिटर्मिनेंट, जो भी आपका आंसर आएगा, वटेवर कुछ आया आंसर, ठीक है, कोई वैल्यू आई। उसके बाद आप क्या करोगे, A1 निकालोगे। अब ये A1 वो नहीं है, रिड्यूस नहीं करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा क्या है A1। जब आप मैट्रिक्स A यानी जो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसको आप बोलते हो, नाम देते हो, उसमें ध्यान से सुनिएगा एक बात, जब आप उसमें पहली कॉलम की जगह को रिप्लेस करके B वाला कॉलम रख देते हो, यानी इसका कॉलम रख देते हो, तब क्या आता है, हमारा A1 बनता है, और उसका आप क्या निकाल लेते हो, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिप्लेस फर्स्ट कॉलम ऑफ A विद B, ओके। ऐसे ही आपको निकालना होता है A2, जिसमें आप रिप्लेस करते हो सेकंड कॉलम को B से, और A3 निकालना होता है जिसमें आप रिप्लेस करते हो थर्ड कॉलम को, रिप्लेस सेकंड कॉलम, सेम ये लिखा जाएगा, रिप्लेस थर्ड कॉलम विद B। ये बात समझ में आई। और सबका डिटर्मिनेंट आपको निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होता है, अगर आपको इतना याद हो गया है तो क्रैमर रूल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत ही मुझे मज़ेदार लगता है ये स्टेप, ये वाला जो रूल है। देखिए इसके बात करना क्या होता है, आपको सिंपली आपका आंसर बस कितने में आ जाएगा भाई, आपको 4 डिटर्मिनेंट निकालने पड़ते हैं, वो तो ठीक है थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसका सिंपली आंसर देखिए कैसा आएगा। अब जो एक्स निकालोगे, आपने पहले कॉलम को जो रिप्लेस किया था उसका जो डिटर्मिनेंट निकला था उसको आप ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही वाई में क्या करोगे, A2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड जेड में क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A3 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इतना डिवाइड करोगे तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपके सामने होगी, ओके। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर भी, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्रैमर्स रूल से। तो सबसे पहले जो हम हमेशा करते आए हैं वो कर लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसे आप लिख दो ए एक्स बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो वेयर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू और एक्स इज इक्वल टू, सब लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, वेयर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 1 1, ठीक है। उसके बाद -1 1 -1 3 1 1, ठीक है ना। कैपिटल एक्स क्या हो गया आपका एक्स वाई जेड, एंड कैपिटल बी क्या हो गया आपका 962, ठीक है ना। अब एक एक करके सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने वाले हैं।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आंसर आपका -2 आएगा, जो कि नॉन ज़ीरो के इक्वल है। दिस मीन्स ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। भाई अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो ऐसे मैट्रिसेस को सिंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं, बट अगर नॉन ज़ीरो आए तो नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्या, रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ ए विद बी। ठीक, अब जैसे रिप्लेस करोगे तो A1 बनेगा और उसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका A1, रखिए वैल्यू और उसको भी फाइंड आउट करिए। मैं दिखाता हूँ, देखिए जो आपका A था ना, देखिए आपका A ये था, ठीक, ये A था, ये जो प्लेस आपको दिख रही है इसको हटाना है और इस प्लेस की जगह ये 962 यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे 9 कर देना है, यहाँ पे 6 कर देना है, यहाँ पे 2 कर देना है, ठीक है, और बाकी को वैसे रहने देना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, देखिए ये हो गया आपका 962, बाकी की प्लेसेस क्या थी, -1 1 और 3 1 1, ठीक है। अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये भी -2 आ गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं -2 आए, बिल्कुल ए की तरह है, कुछ भी आ सकता है, ऐसा इसको आप लेके मत चलिएगा अपने मन में, ठीक है। ये 0 आ भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या ये तो फॉर्मूले में ऊपर रहेगा ना, तो x की वैल्यू क्या 0 नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। चलिए देखते हैं, ऐसे ही आप क्या करोगे, सिमिलरली आप A2 निकालोगे बिल्कुल रख करके, तो A2 क्या बनेगा, वही चीज़ भाई दूसरे कॉलम पे रख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए एक बार इसको भी बता देता हूँ। अब आप करने क्या वाले हो, अब आप इसको यहाँ पे लिखने वाले हो और फिर वो A2 बन जाएगा। फिर तीसरे वाले में क्या करोगे, इसी को आप यहाँ रख दोगे तो A3 बन जाएगा। तो चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ एक बारी, देखिए तो A2 क्या बनने वाला है, 2 1 1 तो वही रहेगा, सेकेंड प्लेस पर 962 रख दिया जाएगा और थर्ड प्लेस तो वैसे रहेगी। आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये -4 आ गया। ऐसे ही A3 आप निकालिएगा, थर्ड प्लेस पे 2 1 1 रहेगा, -1 1 -1 रहेगा, थर्ड प्लेस कितनी आएगी आपकी 962, अब थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा -6, तीनों आ गए, ठीक है। अब क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए ऐसे और सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका -2, ये भी आपका -2 आया था, y में कितना आया था -4 और ये तो -2 पहले से ही है। z में आपका आया था -6/-2, तीनों को सॉल्व कर लीजिए, x = 1 आ गया, y = 2 आ गया एंड z = 3 आ गया। सो दिस इज़ योर आंसर। एज आई अर्लियर सेड टू यू कि जो भी आंसर आता है उसको बॉक्स में बंद कर देना चाहिए। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। होप गाइज दिस वॉज वेरी यूजफुल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसे हम लोग होमोजीनियस फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मुँह पे आ रहा है बार बार, चलिए देखते हैं क्या है वो। तो जरा ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। होमोजीनियस होता क्या है, देखिए अगर लेफ्ट साइड में a और x, राइट हैंड साइड में b होता था तो वो नॉन होमोजीनियस होता था, ठीक है। बट अगर b की जगह पे 0 कॉलम मैट्रिक्स आ जाए तो इसे ही होमोजीनियस फॉर्म बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, क्या तरीके हैं सुनते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए समझते हैं। इसके दो पार्ट क्या है। सबसे पहली बात तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा या फिर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। अब ये कैसे देगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे x y z सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए इसको ज़ीरो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन अगर मिलना होगा, यूनिक का मतलब एक चीज़ और ले सकते हैं, आपके इन्वर्स जितने भी होते हैं ना वो यूनिक होते हैं। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यूनिक होंगे तभी वो इन्वर्स होंगे। यानी अगर सॉल्यूशन यूनिक दे रहा है
इसका मतलब हमें इन्वर्स मिल सकता है। इन्वर्स मैं लिख दे रहा हूँ, एक एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इन्वर्स अगर यूनिक सोल्यूशन दे रहा है होमोजेनियस फॉर्म तो इन्वर्स जरूर देगा। और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ए से है, ठीक है भाई। इन्वर्स ए का ही निकालोगे ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, एक्स का तो नहीं निकालोगे, ठीक है। तो यानी ए जो होगा वो आपका क्या देगा? इन्वर्स देगा, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक में भी क्या देगा? एक्स के अंदर जितने भी जो कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल वाला एक्स वाई जेड, वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा? और जीरो सॉल्यूशन को ही हमारा एक और नाम है, उसे ही हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रिवियल मतलब सारे के सारे जीरो। और इस केस में जब आप इन्वर्स निकाल लोगे, भाई इन्वर्स निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होगा तो एक चीज़ और भी होगा कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स आएगा, है ना? बिल्कुल सही है, आई बात समझ में, ठीक। इसी का अपोजिट जस्ट, अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देगा ये हमें, तो देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये नॉन जीरो सोल्यूशन देगा, जैसे जीरो सोल्यूशन था ना, ये नॉन जीरो सोल्यूशन देगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या? नॉन जीरो सॉल्यूशन देगा तो नॉन जीरो सॉल्यूशन का एक और नाम दे सकते हैं, क्या? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। भाई ट्रिवियल था तो सारे के सारे जीरो थे, एक्स वाई जेड सारे के सारे, और ये है तो ये नॉन ट्रिवियल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी बात है तो इसका इन्वर्स जो है वो तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि यूनिक तो है नहीं, तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। इन्वर्स नहीं निकलेगा इसका मतलब क्या है? इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा वो जीरो आएगा, ठीक है, यानी वो सिंगुलर होगा। अच्छा, इस केस में एक चीज़ और लिख सकते हैं, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तभी जीरो हो सकता है जब उसका रैंक जो हो वो नंबर ऑफ अननोन से कम आए, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। क्योंकि कोई ना कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, कोई ना कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जीरो हो ही जाएगी, तभी तो इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? एक दूसरे से रिलेट करिए। एक बात मैं और बता दूं आपको कि ए एक्स इज इक्वल टू जो जीरो मैट्रिक्स होता है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको होमोजेनियस फॉर्म बोलते हैं। इसके दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक यूनिक और एक आपका इन्फाइनाइटली मैनी। इसमें नो सॉल्यूशन की कोई बात नहीं है। अब यूनिक सॉल्यूशन तभी होता जब हमारा एक्स, जो एक्स के जितने वेरिएबल हैं सारे के सारे ज़ीरो हो जाए। अब एक्स जब ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा ए जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, सीधी सी बात है। नॉन ज़ीरो होगा तो उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं होगा, और ज़ीरो नहीं होगा तो उसका इन्वर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट ये जो ज़ीरो सोल्यूशन बोलता है ना, ये एक्स वाई जेड सोल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड वेरिएबल्स की वैल्यू बोलता है। अगर ज़ीरो सोल्यूशन आएगा उसी को ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं। और अगर ऐसा है कि हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी कोई भी रो ज़ीरो नहीं होगी, चाहे आप कैसा भी इक्विलॉन फॉर्म बना लें, तो ऐसे में क्या होता है? रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो जाती है। और इसी के अपोजिट सारा का सारा हमारा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में भी होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं बहुत ही अच्छा, तो आपको यह और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने आपको सॉल्व करना है। अब ये देखिए 4x4 बनेगा, क्योंकि उसमें चार वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, और चार इक्वेशन भी दिए हैं। तो सबसे पहले वही बात, मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा इसका। सिंपली काफ़ी बड़ा सा बनेगा, 4x4 बनने वाला है ये। सो 1 1 4 एंड 5, ठीक। y की प्लेस पर -2 1 1 -7, और z की प्लेस है 1 -2 -5 एंड 2, और w की प्लेस -1 3 8 -1, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपके चार वेरिएबल एक्स वाई जेड होते थे, अब डब्ल्यू भी आ गया। और राइट हैंड साइड पे क्या है? 0 0 0 0। सही से देखिए तो ए एक्स इक्वल टू 0, यानी होमोजीनियस फॉर्म है ये, है ना। तो इसे भी लिख लेते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू 0। कैसा फॉर्म है? होमो फॉर्म है, ठीक है, पहचान लीजिएगा। अब इसमें आप लोग लिख लीजिएगा वेयर ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, ठीक है।
अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सिंपल हम लोग ने रैंक ऑफ ए पे डिपेंड कराया था, तो चलिए रैंक ऑफ ए निकालते हैं, रैंक ऑफ ए निकालते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं जितना हो सके। बहुत पहले ये तो हम लोग इसमें हम माहिर हो चुके हैं कि कैसे निकालते हैं रैंक। ठीक है, -2 1 1 -7, उसके बाद है आपका 1 -2 -5 2। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब देखिए ऑपरेशन मैं बता दे रहा हूँ और आप उसको करेंगे अपने मन से, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। ठीक है, सिंपली क्या है, देखिए आपको करना क्या है, R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1 कर दीजिए, जिससे कि यहाँ पे 0 बन जाए। और R2 के प्लेस पर R1 का 4 टाइम्स माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 0 बन जाएगा। और R3 की प्लेस पे R1 का 5 टाइम्स माइनस कर दे, तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। तो ये आपका ऑपरेशन बन रहा है R2 की प्लेस पर R2 माइनस R1। ठीक है, R3 की प्लेस पर R3 माइनस 4R1, और R4 की प्लेस पर क्या बन रहा है, R4 माइनस 5R1। मैं रिड्यूस करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, देखिए मैंने रिड्यूस करके लिख दिया, अब आप जोड़ घटाना कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद का भी मैं आपको ऑपरेशन बता देता हूँ। आपको क्या करना है, इसकी हेल्प लेनी है, यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है। तो भाई कैसे कर सकते हैं, देखिए R3 की प्लेस पर R3 माइनस 3 टाइम्स R1 कर देंगे, इसके 3 का 3 टाइम करके आप इसमें माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। और सिंपली इसको माइनस कर देंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो ठीक है, मैं ऑपरेशन बता देता हूँ आपको। तो आप ऑपरेशन लिख जाएगा, R3 की प्लेस पर R3 माइनस 3R2। ठीक है, एंड R4 की प्लेस पर R4 माइनस R2। ठीक, सॉल्व करेंगे हम लोग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 -2 3। ठीक है, मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अब ये और रिड्यूस नहीं हो रहा है, आप करके देख लीजिए, कुछ भी आप करेंगे तो रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यहीं से अपना जितना भी अजम्पशन है या जितना भी हमारा रूल था, हमें यहीं से ही उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, अब जरा यहाँ से ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे रैंक कितनी आई, रैंक आई 2। ठीक, हियर रैंक ऑफ ए इज व्हाट, रैंक इज 2। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग डेफिनेशन ऑफ रैंक, रैंक की डेफिनेशन से वी गेट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, जैसा कि हम लोग वहाँ पर लिख चुके हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन से कम है ना, ये नंबर ऑफ अननोन से कम है, इसका मतलब क्या होगा, अब नंबर ऑफ अननोन से कम है, इसका मतलब ये 0 बन जाएगा। अब ये 0 बन जाएगा, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली बात आ गई। आपको दिखाते हैं एक बारी, देखिए जो मैंने यहाँ पे समझाया था कि अगर नंबर ऑफ अननोन से कम आ जाए, यहाँ पे देखिए, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात आ जाएगी, नॉन, और ये एक नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसका जो आपका डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। बिल्कुल, जब रैंक कम आती है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का। तो ये चीज़ ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो द सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओके, या नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसे सॉल्व भी करना है, तो चलिए इसको हम लोग उसी की जगह पे रख देते हैं, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा तो हमारा रिड्यूस होकर के जो आता है उसे हम अपनी जगह पे रख देते हैं। तो चलिए रख देते हैं, एक काम करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर कुछ मान लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ कर लेते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले लिखा था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ए की जगह पे रिड्यूस होकर के A1 हो गया है,
और हमारा जो जैसे भी था उसे लिख देते हैं हम, ठीक है। सो वहाँ पे आप जैसे पुट करोगे तो क्या बनने वाला है, देखिए आप ऐसे पुट करने वाले हो, ए की जगह अब क्या बन गया 1000 minus 2300 and here it will be 1300, ठीक है, 1 माइनस 3 है यहाँ पे, एंड हेयर इट इज़ -1400 और यहाँ पे तो था ही XYZ W एंड इन द राइट हैंड साइड इट वॉज 0000। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशंस निकल के आ रहा है, क्या इक्वेशंस निकल रहे हैं भाई, पहला निकल रहा है x - 2y + z - w इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड दूसरा निकल के आ रहा है 3y - 3z + 4w इज इक्वल टू 0। अभी दो इक्वेशन निकल के आ रहे हैं बट अननोन कितने हैं, 4। दो इक्वेशन है बट अननोन कितने हैं, 4। इसका मतलब ये है कि 2 को आपको मानना पड़ जाएगा, 2 मानने पर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इनमें से 2 को मान लेते हैं, मैं लास्ट के 2 को मान लेता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेट w इज इक्वल्स टू k1 एंड z इज इक्वल टू k2, ठीक। अब इसको आप पुट करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x और y की वैल्यू आएगी कितनी। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे आपने अपने मन से 2 चीज़ों को माना है ना, 2 चीज़ों को माना। अपने मन से मानने को एक बात और कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली या लीनियरली इंडिपेंडेंट समझ लीजिएगा। यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कितने हैं, 2, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लीनियरली डिपेंडेंट कितने हैं भाई, y w और z को आपने मन से माना, बचे कितने x और y, डिपेंडेंट भी यहाँ पे 2 हो गए, ज़रूरी नहीं बराबर आए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक ही को माना था, z को, x और y ऐसे रह गए थे, तो लीनियरली डिपेंडेंट वहाँ पे 2 थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वहाँ पे 1 था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है MCQ में, इसलिए मैंने बोल दिया कि आपको बता दूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, w और z की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। सॉल्विंग वी गेट, लिख दीजिएगा ऑन सॉल्विंग वी गेट, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर लीजिएगा कि x की वैल्यू कितनी आने वाली है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। 3k2 - 5k1 डिवाइडेड बाई 3, और y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 1/3 विद इन अ ब्रैकेट 3k2 - 4k1, ठीक है। x y z w सब आ गया, बॉक्स में बंद कर दीजिए सबको, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ आपका। अब नेक्स्ट चैप्टर में जो इसके बाद का चैप्टर है, आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर है, ठीक है। और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है वो कल मैं उसको भी आधे से ज़्यादा कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बाद एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो उसके साथ हमारा मैट्रिसेस ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग 3D में आएंगे। मैं पूरा का पूरा इस बार ही ख़त्म करा दूंगा आपका, 3D में भी इतना करवा दूंगा कि आप बहुत आराम से 80 to 90% तक मैं ख़त्म करा दूंगा। अब वो आपकी ज़रूरत है कि 3D को आपको 2 से 3 बार रिवीजन भी लेना है, ठीक है, क्योंकि 3D ऐसे तो नहीं समझ में आने वाली, एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगी, 3-4 बार पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। सो फॉर देन जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। ये कल सुबह आपको अपलोडेड मिल जाएगी, इसका PDF वर्जन मिल जाएगा, और हाँ साथ ही साथ ये डिजिटल PDF तो मिल ही रहा है आपको, ये तो मैं तुरंत के तुरंत डाल देता हूँ, ठीक है, साथ में ही। और आपका डिजिटल PDF के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी आपके इस पूरे चैप्टर के अब मैं डाल दूंगा एक साथ, ठीक है। उसमें कुछ हो सकता है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाते हैं हैंड रिटन में। सो एंड दिस ईच एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं देना है आपको, यू जस्ट हैव टू hit a like button and share with your friends and subscribe as well.
इतना ही चाहिए फॉर माई मोटिवेशन कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट किया करें, और बुरा लगे, आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया वो भी आप बताया करें, जिससे कि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूँ और आपको और भी अच्छा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको दे सकूँ। ओके, सो फॉर देन बाय बाय, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।